आज स्टडी करने जा रहे हैं वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटी। अब ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। वेक्टर जो क्वांटिटीज है इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, एंड स्केलर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। 9th क्लास में सब पढ़ चुके हैं वैसे डेफिनेशन इसकी। अब वेक्टर्स में इसके एग्जाम्पल जैसे फोर्स है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। एक्सीलरेशन है, तो ये सब इनके एग्जाम्पल क्लास 9 में जैसे सब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। अब फर्स्ट ईयर की क्लास में इनको आसानी समझ सकते हैं। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं, स्केलर में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे टाइम है, टाइम में केवल मैग्नीट्यूड है, अब डायरेक्शन नहीं है। जैसे 2 बजे हुए हैं, तब तो कोई ये नहीं कहेगा ईस्ट डायरेक्शन में है कि वेस्ट में है कि नॉर्थ में है कि साउथ में। 2 o'clock है, तो फिर ये नहीं कहेंगे कि वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में है। तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। टाइम हो गया, जैसे वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सब इसकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। ये पहले भी सब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं इसको यहाँ पे, और दूसरे तरीके से आप इसको लिखना देखेंगे। सबसे पहले एक्सेस, एक्सेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ मैथमेटिकली कोऑर्डिनेट का यूज करना है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और ये जेड। जेड इस प्लेन में नहीं होता है, जेड एक्सेस ऐसे है इस प्लेस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन परपेंडिकुलर तो एयर है तो उसको ड्रा ऐसे कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे पेज में ऐसे दिखा दिया जाता है। एक्स एक्सेस में एक यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सेस में यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सेस में यूनिट वेक्टर के कैप। ये इसका ओरिजिन हो गया। छोटे क्लासों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, कोऑर्डिनेट भी पढ़े हुए हैं एक्स और वाई। ये कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट को बोलते थे एब्सिसा, वाई को बोलते थे ऑर्डिनेट। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट का यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूले का भी यूज हो सकता है, सेक्शन फार्मूले का भी यूज हो सकता है वेक्टर में। मैथमेटिक्स में भी वेक्टर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में भी चलेगा, कहीं भी इसका यूज हो सकता है। तो वेक्टर को सबसे पहले लिखा जाएगा, जैसे वेक्टर को हम एरो से दिखाते हैं। और जैसे कोई वेक्टर लिखा हुआ है ए, तो वेक्टर ए लिखा हुआ है, एरो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, और एरो की जो लेंथ है उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रही, और डायरेक्शन जिस तरफ है एरो की वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो वेक्टर को एरो से प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे वेक्टर को। अब इसमें जैसे वेक्टर को लिखना कैसे, यूनिट वेक्टर के बारे में बताना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले यूनिट वेक्टर, यूनिट इससे नाम ही से पता चलता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और ये यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप होता है और इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड होता है 1। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड होता है 1। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की टर्म में लिख सकते हैं। जैसे वेक्टर ए लिखा हुआ है तो उसको लिखा जा सकता है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, कैप बोल देते हैं इसको, A3 के कैप। आई जे के ये एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में और ये जेड एक्सेस में इसके कंपोनेंट हैं A1, A2 और A3। तो कोई वेक्टर को एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस के कंपोनेंट में ऐड करके लिख सकते हैं। आई लगाएंगे एक्स एक्सिस वाले में, जे लगाएंगे वाई एक्सिस वाले में, के लगाएंगे जेड एक्सिस वाले में। A1, A2, A3 इसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में कंपोनेंट हो गए। ये वेक्टर ए को इस तरीके से लिख देंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो वेक्टर ए का, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, अंडर रूट लगा के कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। डायरेक्शन निकालनी हो, डायरेक्शन भी ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं उसकी।
इसका फिगर हम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे आई और जे में केवल बनाया जाए, यहाँ हमने के भी ले लिया है। केवल 2 डायमेंशनल में अगर देखा जाए तो इसको ऐसे बता सकते हैं, इधर एक्स एक्सेस, यहाँ पे वाई एक्सेस, इस डायरेक्शन में आई कैप, इस डायरेक्शन में जे कैप। आई वाले में इसका कंपोनेंट था A1, वाई वाले में था A2। अब कोई वेक्टर शो करेंगे यहाँ से ओरिजिन से, ये कोई वेक्टर जैसे ए बना हुआ है, वेक्टर है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है एक्स एक्सिस में और यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में। तो इतना जो इसकी लेंथ है ये हो जाएगी A1, और ये जो वाई एक्सिस में जहाँ का परपेंडिकुलर इसकी लेंथ हो जाएगी A2। अगर ये A2 है तो ये भी A2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये वाली जो लेंथ है O से लेके इस पॉइंट P तक की लेंथ OP को लिख सकते हैं अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ये 2D में है, और ये एक्स वाई और जेड तीनों में, ये 3 डायमेंशनल में है। तो मैथ में 2 और 3 दोनों यूज हो सकता है, फिजिक्स में भी अधिकतर प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 डायमेंशनल वाला यूज करना है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। अब जैसे इसमें मैग्नीट्यूड अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आ रहा है, जब जेड एक्सिस भी ले लेंगे तो यहाँ A3 स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तो वेक्टर को ऐसे शो कर दिया जाएगा। अब कोई 2 वेक्टर दिए हैं, इनको ऐड कैसे किया जाए, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, जैसे मैथमेटिक्स में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा लाइक टर्म्स लेके। लाइक टर्म मतलब आई जे के। अब ऐसे वेक्टर दिया हुआ है, कैपिटल ए से मान लिया है, कैपिटल ए इक्वल A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब एक वेक्टर कोई B मान लिया, B इक्वल B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब ये वेक्टर दिया हुआ है, इनको ऐड करना है, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B ऐड करेंगे लाइक टर्म देके, आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ और के वाले के साथ। आई वाले ऐड करेंगे तो आ जाएगा A1 प्लस B1, इधर आई कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा A2 प्लस B2 ब्रैकेट में जे कैप प्लस A3 प्लस B3 और ब्रैकेट में के कैप। इसी तरीके से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे वेक्टर A माइनस वेक्टर B सब्ट्रैक्ट करना हो तो लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐड करना हो प्लस वाला साइन लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट करना हो माइनस वाला साइन लगा देंगे। लाइक टर्म का यूज़ करना है केवल। आप कोई मुझे वेक्टर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो ये मैथमेटिकली जैसे क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते थे, इसका मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा अलग है। मल्टीप्लाई इसका करने के लिए इनका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालना तो पहले ही बताया जा चुका है, जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो अंडर रूट में आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, 3 डायमेंशनल है, A3 का स्क्वायर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर। तो ये तो मैग्नीट्यूड निकल आया, इसका ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो गया। अब आता है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो है ये स्केलर होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ डॉट का साइन लगा दिया है, इसका होता है मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है उसको कोसाइन कॉस थीटा लिखा जाएगा। इसको इसी प्लेन में ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, इनके बीच कोई एंगल थीटा बन रहा है। ये वेक्टर ए और बी को कंटेन करने वाला प्लेन है। ये एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, और जेड एक्स प्लेन 2 डायमेंशनल फिगर रहेगी। तो डॉट करने के लिए ए डॉट बी इक्वल मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कॉस थीटा। मोड ए निकालना बता दिया गया है, मोड बी निकालना ही बता दिया गया है, एंगल इनके बीच का दिया होगा। और कॉस में एंगल की वैल्यू सबको ट्रिग्नोमेट्री में पता होती है, कॉस 0 की वैल्यू 30 की 45 की 60 की 120 की, उसकी वैल्यू रख देंगे तो ए डॉट बी निकल के आ जाएगी। अब डॉट प्रोडक्ट जैसे डायरेक्ट उस तरीके से निकालना हो तो इसके लिए यूनिट वेक्टर का डॉट पता होना चाहिए। जैसे आई डॉट आई लिखा है तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है,
जे डॉट जे लिखा है तो जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, के डॉट के लिखा हो तो के डॉट के की वैल्यू भी 1 होती है। अब ए डॉट भी निकालना है जैसे, तो इक्वल ए अभी हमें पता था A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप डॉट वेक्टर बी हमें पता है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। अब हमें डॉट करना है, तो डॉट करने के लिए आई का आई में डॉट करेंगे, जे का जे में करेंगे और के का के में करेंगे। आई का आई में डॉट किया तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के की वैल्यू भी 1 होती। तो आई डॉट आई 1 A1 इंटू B1 प्लस जे डॉट जे 1, तो ये आ जाएगा A2 B2 प्लस के डॉट के 1, तो ये आ जाएगा A3 B3। तो इसमें ए डॉट बी इसकी वैल्यू आ गई A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। इस तरीके से डॉट की वैल्यू निकल आई। अब फार्मूला में पता है ए डॉट बी इक्वल मोड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और कॉस थीटा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉस थीटा इक्वल ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी। अब ए डॉट बी की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो कॉस थीटा इक्वल ए डॉट बी की वैल्यू अभी निकाली A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन मोड ए वेक्टर का पहले निकाल चुके हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और मोड बी का B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट करने पे स्केलर आता है, इसका एग्जाम्पल जैसे बताना हो, एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। जैसे वर्ग है, वर्ग इक्वल होता है एफ डॉट एस, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। और वर्ग स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्ग स्केलर होता है, जबकि ये फोर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर हैं लेकिन इनका जब डॉट प्रोडक्ट किया है तब स्केलर निकल के आ रहा है। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन डॉट किया तब वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी। डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाता है, थीटा एफ और एस के बीच का एंगल है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, ऐसे इसको खींचा जा रहा है और ये एंगल यहाँ थीटा है। तो वर्क निकालने के लिए एफ एच कॉस थीटा, थीटा यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो बन रहा है उसको लिख देंगे, उसका कोसाइन ले लिया जाएगा, तो इससे इसका वर्क निकल आएगा, इस फोर्स से कितना वर्क हो रहा है। अब वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब अगर थीटा इक्वल 0 डिग्री ले लिया जाए तो कॉस थीटा, तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो वर्क इसका हो जाएगा एफ इंटू एस और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वर्क इक्वल एफ इंटू एस। तो वर्क इसका मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम वर्क आ रहा है एफ इंटू एस। वर्क मिनिमम कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री ले लिया जाए, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, कॉज 180, कॉज 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसमें वर्क मिनिमम हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा एफ इंटू एस। अब अगर 90 डिग्री पे फोर्स लगाया जाए तो वर्क कितना होगा, थीटा अगर 90 डिग्री बन रहा हो तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्क है W इक्वल एफ एस cos 90, और cos 90 की 0 तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जब 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो वर्क 0 हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, जैसे कोई कुली है और सर पे कोई बोझ लेके वो चल रहा है,
तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। और ये जो ऊपर ये अपने सामान रखे हुए, इसका वेट जो है नीचे, वेट भी एक तरीके का फोर्स है, और उसको mg से लिख देते हैं, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनके बीच यहाँ जो दिख रहा है एंगल 90 डिग्री बन रहा है, चल ऐसे रहा है, और जो वेट सर पे रखे हुए वो नीचे डायरेक्शन में, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो वर्क इसका जीरो होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाए कि उसको रुपए ना दिए जाएं। जब कुली है, कोई सामान ढो के ला रहा है, तो उसको रुपए तो दिए जाएंगे। लेकिन अगर फिजिकल लैंग्वेज में देखा जाए कि वो स्टेशन से सामान उठा के घर तक लाया, तो उसने वर्क कितना किया, जीरो। लेकिन उसके सर पे वेट पड़ रहा है, तो उससे उसको मेहनत पड़ रही, तो उसको उसके मेहनत का रुपए तो दिए ही जाएगा। लेकिन फिजिकल लैंग्वेज में अगर उससे कहने लगेंगे तुमने वर्क जीरो किया है, तो वो लड़ जाएगा वो। तो ये नहीं करना है उसमें, उसको फिर अपनी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, वेट नीचे लग रहा है, अब चल रहा है जब वो, तो ऐसे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वर्क उसका जीरो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में जब एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो वर्क हमेशा जीरो होगा, कहीं पर भी हो। वो इंक्लाइंड प्लेन पर भी हम इसको शो कर सकते हैं फिर आगे चल के। इंक्लाइंड प्लेन पर कंपोनेंट करना भी आगे वाले चैप्टर में बताया जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन मतलब कोई ढलान हो जैसे, और यहाँ एंगल कोई थीटा बन रहा है, तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। एक लाइन ऐसे खींचा जाए एंगल, तो ये भी 90 डिग्री है। ये एंगल ध्यान रखेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। और इस पे कंपोनेंट करने के लिए ऐसा बताया जाएगा अभी, जैसे कोई मास यहाँ पे रखा हो, स्मॉल है, अब इसका वेट तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको mg से लिख दिया। और इसका कंपोनेंट यहाँ थीटा से करेंगे, तो ये आ जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ पे कंपोनेंट इसका आ जाएगा mg sin थीटा। ये इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन वाला भी फ्रिक्शन में शुरू हो जाएगा। फ्रिक्शन वाला जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब इनका यूज ज़्यादा होता है। ये तो अभी कंपोनेंट करना केवल बता दिया गया। मेन यहाँ पे देखना है बस वर्क जीरो कैसे हुआ है। ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल था। अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट था, अब एक ये आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस करने पर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आती, जैसे टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल आर क्रॉस एफ। इसमें ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो टॉर्क आया है ये भी वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि क्रॉस का साइन अगर दो वेक्टर के बीच में लगा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखेंगे वेक्टर आएगा, और दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट का साइन लगा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखेंगे स्केलर आएगा। दो वेक्टरों को जब डॉट करेंगे तो स्केलर, जब क्रॉस करेंगे तो वेक्टर आता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है डिटरमिनेंट बना के। डिटरमिनेंट वैसे ही सॉल्व किया जाएगा, अभी डिटरमिनेंट मैथ में पढ़ाया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है जो पहले लिया था, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर भी दिया हुआ है b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। ये तो गिवन है, a1 a2 a3 b1 b2 b3, इसके x y z एक्सेस में कंपोनेंट दिए हुए हैं दोनों वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करना बताई जा चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। इसको a क्रॉस b इस तरीके से लिख दिया गया है। इसको ऐसे लिखा जाएगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में बना लेंगे। यहाँ पे i j और k लिख देंगे। यहाँ a1 a2 a3, यहाँ b1 b2 और b3 ये लिख दिया जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये वाला प्लस में लेना, ये वाला माइनस में और ये वाला प्लस में। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आई कैप लिख लेंगे। आई कैप वाली नीचे के सामने नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन हटा देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो ये बचेगा a2 a3 b2
B3। इसके बाद बीच वाले हमने बताया माइनस में लेते हैं, तो माइनस का जे कैप। अब इसके बाद जे कैप के ऊपर वाली ये लाइन जो है उसको हटाना ही है, जे कैप के नीचे वाली लाइन भी हटा देंगे। अब बचा A1 A3 और B1 B3, तो इसको लिख देंगे A1 A3 B1 B3। इसके बाद फिर प्लस का साइन लेंगे, यहाँ प्लस का लेना है के कैप, जो जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है। अब ये ऊपर वाली लाइन तो हटा देनी है, के कैप की नीचे वाली लाइन हटा देंगे। अब बचा जो A1 A2 और B1 B2, इसको लिख देंगे A1 A2 B1 और B2। इसको लिख देने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरीके से इसमें कर देना है। मल्टीप्लाई करते समय बीच में माइनस लगा दिया जाएगा, इक्वल आई कैप। यहाँ इधर से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, A2 B3, इसका मल्टीप्लाई किया A2 B3, फिर बीच में माइनस लगा के A3 B2 A3 B2 ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर माइनस जे कैप लिखा हुआ है। अब इसके बाद इसी तरीके से उसमें कर देंगे A1 B3 माइनस A3 B1, फिर के कैप लिखा हुआ है तो के कैप लिख के उधर A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इसका निकल के आएगा। अब ये सॉल्व करने पे सामने दिख रहा है मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन आई कैप जे कैप और के कैप भी आ रहा है। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने पर वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। तो क्रॉस कोई भी दो वेक्टर का दिया उसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पूरा सॉल्व करके बता दिया, यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होंगी, प्लस में हो चाहे माइनस में, उसको सबको इसी तरीके से सॉल्व कर देना है। दो एरो के बीच में मल्टीप्लाई करते समय बीच में माइनस लगा देना है। बाकी यहाँ प्लस माइनस का यूज उसी तरीके से करना है, इसे बीच वाले में यहाँ माइनस का ध्यान रखें। अब इसके बाद इसका जैसे डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला था ऐसे ही इसका भी फार्मूला है, A क्रॉस B का, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल ये होता है मोड ऑफ वेक्टर A मोड ऑफ वेक्टर B। इनके बीच का साइन ले लेंगे, साइन थीटा। और इसमें एक और होता है एन कैप, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। जैसे यहाँ पे वेक्टर A है और ये है वेक्टर B इस डायरेक्शन में, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे होगा, लेकिन ऐसे खींचा नहीं जा सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे। और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन वेक्टर A क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है, और इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो एन कैप होता है। और ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये वाला है A क्रॉस B वेक्टर हमेशा A और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है एन कैप। इसका फार्मूला मोड ऑफ B साइन थीटा एन कैप। मोड ए भी निकालना पीछे बताया जा चुका है अभी, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके साइन थीटा ले लेंगे। साइन की वैल्यू 0 30 45 60 90 सबको पता होती है। एन कैप इसका परपेंडिकुलर वेक्टर लेकिन है यूनिट वेक्टर। अगर पूछा जाए एन कैप है और इसका मोड ले लिया जाए तो कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, कैप लगा हुआ है, जहाँ भी कैप लगा है यूनिट वेक्टर अगर कहा गया तो उसकी वैल्यू मोड लेने की 1 हो जाएगी। अगर कभी कभी ऐसे पूछा जाए कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और पूरे का अगर मोड ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो उधर तो A लिखा ही हुआ है B लिखा हुआ है, A और B में वेक्टर हटा दिया है, मतलब ये मोड फॉर्म में लिखे हुए हैं। A मतलब मोड ऑफ वेक्टर A, B मतलब मोड ऑफ वेक्टर B, मॉडुलस ले लिया गया है यहाँ पे। साइन थीटा तो लिखा ही रहेगा, और एन कैप जो लिखा हुआ है अगर उधर मोड लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो ये A क्रॉस B का मोड अगर खाली पूछा जाए तो ये केवल AB साइन थीटा के इक्वल आएगा। और A डॉट B डॉट प्रोडक्ट बता ही जा चुका है, वो तो AB कॉस थीटा था, और दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा, A डॉट B स्क्वायर प्लस A क्रॉस B स्क्वायर। A डॉट B पता था AB कॉस थीटा, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। A क्रॉस B का मोड पता है AB साइन थीटा। जब स्क्वायर लगाया जाता है तो मोड लेके स्क्वायर लगाया जाता है, तो मोड लेने पे AB साइन थीटा आया, उसका स्क्वायर लगाएंगे A स्क्वायर
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, खाली ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए डॉट बी इसका स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर को अगर ऐड कर दिया जाए ये इक्वल हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो ये तो अभी स्केलर डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को सॉल्व कैसे करना है, वेक्टर का ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है ये बताया जा चुका है। अब इसमें वेक्टर में और भी कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये बेसिक टॉपिक बिल्कुल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब छोटा क्वेश्चन कोई भी वेक्टर का लगाया जा सकता है इससे। वर्क के बारे में ही बता दिया गया है, मोड भी बता दिया है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट भी बता दिया है। अब इसमें फिगर भी बना दिया है जैसे कोऑर्डिनेट में यूज़ करते हैं। हमने इसमें पहले ही बता दिया था डिस्टेंस फार्मूला भी यूज हो सकता है, सेक्शन फार्मूला भी यूज हो सकता है। तो डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला वैसे वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर में क्लास में यूज नहीं कराया जाएगा, वो फिर जेई मेन या एडवांस वाले उसमें लग सकता है, या मैथमेटिक्स में जब 3D पढ़ा जाएगा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री तब उसमें लगेगा। ये फिजिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक सब नोट कर लें स्टूडेंट।